मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर इस वाली पीडीएफ के माध्यम से हम लोग घटनाचक्र दृष्टि 2024 का जो करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये एकदम समरी फॉर्म है, इससे ज़्यादा शॉर्ट हो ही नहीं सकता। मतलब जितने क्रूशियल पॉइंट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो सब इंक्लूड करे गए हैं। अननेसेसरी हर एक चीज़ इसमें से हटा दी गई है। सो इस समरी पीडीएफ को अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे आपको नहीं करना है। बहुत कम समय में आप पूरी बुक को रिवाइज कर पाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला टॉपिक है त्रिपुरा विधानसभा चुनाव। सबसे पहली चीज़ जो पूछी जा सकती है वो ये कि ये कौन सी विधानसभा के चुनाव यहाँ पर कंडक्ट कराए गए, मतलब किस क्रम की। तो ये हुए त्रिपुरा की 13वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव संपन्न। अब बात ये होती है कि त्रिपुरा की विधानसभा में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो याद रखिएगा 60 सीटें हैं इन टोटल। 10 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं और 20 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए। चुनाव के परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका जो क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इसने कुल 33 सीटें यहाँ पर जीती हैं। मुख्यमंत्री कौन बना? मणिक साहा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, ये विश्वबंधु सेन, इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करी। आइए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। यह अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग यानी कि नेशनल पीरियोडिक रिपोर्ट है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ जो कि पुलिस है, जेल प्रणाली है, न्यायपालिका है और कानून सहायता है, सो इसकी क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। सो यहाँ पर जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है इसके अंदर कौन कौन से इनपुट्स लिए जाते हैं? 4 स्तंभ, इसमें पुलिस है, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता या फिर कानून सहायता। सो इससे कानून सहायता की जो क्षमता है, इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर एकत्र किया जाता है उसको मापने के लिए। पहला संस्करण 2019 में इसका जारी किया गया। अब जो है 2023 में इसका तीसरा संस्करण आया है, ठीक है। और इसे कौन कौन से संस्थान हैं जो मिलकर तैयार करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को? तो इसमें एक दक्ष है, एक कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है, कॉमन कॉज है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है और TISS, ठीक है, यानी कि TISS, ये टेस्ट प्रयास, ये इसमें मतलब ये 6 संगठन हैं जो मिलकर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ये सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए। एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि किसका इसके अंदर सहयोग रहता है इस रिपोर्ट को तैयार करने में। इसके बाद आगे देखें तो इस रिपोर्ट के तहत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। पहला बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य और दूसरा है छोटे राज्य। टोटल 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब श्रेणी में राज्यों को विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बड़े राज्यों में मतलब कौन से नंबर पर कौन सा स्टेट रहा, स्टार्टिंग के याद रखने बेसिकली। सो इसमें कर्नाटक नंबर 1 पर रहा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद तेलंगाना। आप देखो कि तीनों के तीनों आपके सदर्न स्टेट हैं यानी कि दक्षिण भारत के राज्य हैं। वहीं उत्तर प्रदेश ये आखिरी पायदान पे रहा है, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पर। छोटे राज्यों की बात करें, पहला स्थान मिला सिक्किम को और आखिरी स्थान मिला है किसको? गोवा को। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं शीर्ष 3 राज्य जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में है। इसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। अब इसमें 2022 में जो रैंकिंग मिली, नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। अब जो 4 स्तंभ की हमने बात करी थी, पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता, इसके क्रम में जब हम देखेंगे तो ये अलग अलग यहाँ पर रैंकिंग मिली है। बट इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा भी जाता है, ये रेयरेस्ट केस होगा अगर पूछा जाता है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। यूपी के बारे में आपको इन 4 स्तंभ के बारे में रैंकिंग ज़रूर पता होनी चाहिए। जब हम बात करेंगे ओवरऑल रैंकिंग की तो यूपी को मिला है आखिरी स्थान। पुलिस के मामले में 15वें प्लेस पे रहा, जेल प्रणाली में 17वें प्लेस पे, न्यायपालिका में 15 नंबर पर। वहीं कानूनी सहायता के मामले में बहुत ख़राब स्थिति है, 18वीं रैंक मिली है, सबसे आखिरी, ठीक है। सो ये उत्तर प्रदेश का आपको बस याद रखना है। बिहार, अगर बिहार स्पेसिफिक आप पढ़ रहे हैं तब याद रखिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर बात करते हैं MV गंगा विलास, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। अब ये जो है इसे कब, किसने और कैसे लॉन्च किया, ठीक है, मतलब माध्यम क्या था, किस माध्यम से करा, तो 13 जनवरी 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया या फिर इसका अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया, जो भी समझें, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर डेट याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा, यूपी स्पेसिफिक भी है क्योंकि बनारस से इसको रवाना किया गया, नरेंद्र मोदी ने किया, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रूज़ की पहली यात्रा की बात करें 13 जनवरी 2023 से बनारस से शुरू हुई और 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर ये समाप्त हुई। इस यात्रा में लगभग 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर सफ़र तय किया और जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र शामिल थे जहां से होकर गुजरा ये जो यात्रा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी कि हल्दिया से प्रयागराज और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यानी कि धुबरी से सदिया से होकर गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की बात करें तो ये गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणाली से बना हुआ है। इसके बाद इस क्रूज़ की बात करें तो ये क्रूज़ यात्रा जो है कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर भी गुजरी थी और ये जो यात्रा है कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी। यह यात्रा विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटी, बिहार में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो पटना से निकली, झारखंड में साहिबगंज से, पश्चिम बंगाल में कोलकाता से, बांग्लादेश में ढाका से, असम में बात करें तो गुवाहाटी से। इस तरीके से तकरीबन 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण जो है वो इस यात्रा में शामिल था। पहली यात्रा में स्विट्ज़रलैंड के 32 पर्यटकों को भी इसके अंदर यात्रा का मौका मिला। गंगा विलास क्रूज़ सेवा जो है निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज़ इसके द्वारा संचालित है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज़ इसके द्वारा इसको चलाया गया। MV गंगा विलास पोत की लंबाई की बात करें 62.5 मीटर, चौड़ाई 12.5 मीटर है। ये जो पोत है ये प्रदूषण नियंत्रण तंत्र और शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से युक्त है। इसके बाद ये जो एक्ट है इसको याद रखिएगा कौन से ईयर का है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम ये 2016 का है। कब इसको लागू करा गया? 12 अप्रैल 2016। एग्जैक्टली डेट और मंथ याद नहीं रखना है बट साल 2016 याद रखना है। उद्देश्य क्या है? देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना। इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, 5 वर्तमान और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। और ये जो जलमार्ग हैं देश के कितने राज्यों में विस्तृत हैं? तो टोटल 24 राज्यों में ये विस्तृत हैं जलमार्ग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है ये है आपका केरल उच्च न्यायालय, जो कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला हिंदुस्तान का पहला हाई कोर्ट बना। सो केरल उच्च न्यायालय के निर्णयों को जो है क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने से संबंधित एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन बने? न्यायमूर्ति अभय ओका। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना है। अच्छा आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दूँ। जैसे आप यहाँ पर ये समरी PDF देख रहे हो, सिमिलर पैटर्न पर इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके अलावा एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल नॉलेज या फिर यूपी GK, इस सब का एकदम समराइज्ड वर्जन जिसको आप बहुत कम समय में 30 दिन के अंदर आप बेहतरीन तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे। ऐसे PDF को अगर आप पाना चाहते हो तो इसके लिए आपको QRS बैच हमारा ज्वाइन करना होगा, क्विक रिवीजन सीरीज़ बैच। इसके माध्यम से आप जो है पूरा सिलेबस एकदम शॉर्ट फॉर्म में फटाफट पूरा रिवाइज कर पाओगे, जिसके लिए आपको मात्र 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। पूरा PDF आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आज ये टॉपिक्स रहेंगे। आपको फिर PDF दिया जाएगा, आप उस PDF को पढ़िएगा। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर उससे रिलेटेड एक क्विज कंडक्ट कराई जाएगी और ये सारा इनिशिएटिव रहेगा आपका UP PCS के लिए। ठीक है, सो UP PCS के लिए अगर आप लोग प्रयासरत हो और आप चाहते हो कि जल्दी टाइम में सारी चीज़ें कवर अप कर लो या अभी आपकी तैयारी बहुत कच्ची है, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन इनिशिएटिव है। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए 9027281376 और 6395649901 इन नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और केरल हाई कोर्ट के बारे में ही यहाँ पर बात करते हैं। सो फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय ये क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया। मतलब यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में या फिर रीजनल लैंग्वेज में जो डिसीजंस थे हाई कोर्ट के वो जारी किए गए। केरल उच्च न्यायालय के तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एस मणिकुमार और न्यायाधीश शाजी पी चार्ली, इनकी खंडपीठ द्वारा सुनाए गए निर्णयों को मलयालम भाषा में प्रकाशित किया गया। अब ये जो निर्णय थे ये किस चीज़ से रिलेटेड थे, तो ये वाहन क्रय ऋण और चेक डैम से रिलेटेड ये निर्णय थे जिनको इन्होंने सुनाया था, और उन निर्णयों को, उन डिसीजंस को मलयालम भाषा में प्रकाशित किया गया। आगे देखते हैं। निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग, इसका यूज़ किया गया। फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके मौखिक बहस के जीवांत प्रतिलेखन यानी कि लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा की शुरुआत की गई थी। कब करी गई थी? फरवरी 2023 में। इसके बाद बात करें कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन कौन सी क्षेत्रीय भाषाएं वर्णित हैं। इन टोटल कितनी हैं? 22। अब इसमें असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मणिपुरी है, मराठी है, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मलयालम। ये इन टोटल कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। ठीक है, सो ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। सारी की सारी लैंग्वेज अगर याद नहीं रहेंगी तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आपका हुगली जंक्शन। ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, इसको सामान्यतः हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। सो इसका ओरिजिनल नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हुगली जंक्शन कर दिया गया। पहले हुबली था, इसके बाद ये स्पेलिंग चेंज करके इसका ये नाम कर दिया गया। उसके बाद सितंबर 2022 में फिर से नाम चेंज हुआ और SSS हुबली जंक्शन इसका नाम कर दिया गया। ये जो रेलवे स्टेशन है ये पश्चिम रेलवे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो कि हुबली धारवाड़ कर्नाटका में लोकेटेड है। जनवरी 2023 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है, इसको जो है विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया है। सो आज की डेट में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का है? हुबली जंक्शन का। सो ये दुनिया के 5 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म, उनको देखते हैं। सबसे शीर्ष पर जो है वो कौन सा है? आपका हुबली जंक्शन, जो कि कर्नाटका का है, 1507 मीटर। इसके बाद दूसरा आता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, जो कि 1366.33 मीटर की लंबाई का है। इसके बाद कोल्लम जंक्शन, यानी कि टॉप 3 हमारे मतलब टॉप 4 जो हैं हमारे इंडिया के ही हैं। ठीक है, 1100, अब इतना भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डेटा सिर्फ इसका याद रख लीजिएगा 1507 मीटर हुबली जंक्शन का, और यूपी वाला याद रख लीजिएगा 1366.33 मीटर। इसके अलावा 5वें नंबर पर आता है आपका स्ट्रेट सबवे। ठीक है, ये कहाँ का है? शिकागो अमेरिका का। सो ये इस टॉपिक के बारे में। इसके बाद अगला जो टॉपिक है ये है विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना। सो विदिशा के बारे में भी आपको याद रखना है। अब क्या कुछ है आइए देखते हैं। सो विदिशा पहली बात कहाँ का जिला है? ये है आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। स्टार्टअप्स द्वारा नवाचारी 5G उपयोगी या फिर उपयोग मामलों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला ये भारत का पहला आकांक्षी जिला बना। यानी कि यहाँ पर जो है 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जा रहा है इस ज़िले में अलग अलग सेवाओं को देने के लिए। अब ये जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है इसको किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, ये देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया जनवरी 2018 में। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करना, ये इसका उद्देश्य है आकांक्षी जिला कार्यक्रम का।
और ये जो 112 आकांक्षी जिले हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं? बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली है, चित्रकूट है, फतेहपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है और सोनभद्र है। सो ये 8 के 8 आपको याद रखने हैं, जो कि 112 आकांक्षी जिले हैं, उसमें यूपी के हैं 8। इसके बाद कोल्लम, ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। जनवरी 2023 में केरल का जो कोल्लम है, इसको भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 की बात करें, सो ये जो अभियान है, इसको कोल्लम जिला प्रशासन, जिला योजना समिति और केरल का जो स्थानीय प्रशासन संस्थान है, उसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। और इसी का नतीजा था कि कोल्लम जो है ये स्टेटस हासिल करने में सफल रहा कि हिंदुस्तान का ये पहला संविधान साक्षर जिला बना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ऑब्वियस सी बात है कि ये मतलब ये जो अभियान चलाया गया, इसका उद्देश्य ये था कि जिले को संविधान साक्षर बनाना है। संवैधानिक रूप से यहाँ पर सारे लोग जाने सारी बातें, मतलब उनको पता होनी चाहिए संविधान में क्या क्या उनके राइट्स हैं, क्या कुछ उन्हें नहीं करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। और इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 जो ट्रेनर थे, जो प्रशिक्षक थे, जिनका काम था कि जिले में लोगों को संविधान साक्षर बनाना, उनको क्या नाम दिया गया? सीनेटर नाम दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब ये जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम इससे अपेक्षित हैं। पहला कि देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा पर्पस है 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश जो है वो उसमें लाना। इसके बाद 6 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन करना। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना। इसके अलावा वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी लाना। आगे है कि इस मिशन के उद्देश्य भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना, यानी कि ना सिर्फ हम प्रोडक्शन में नंबर 1 आ जाएं ग्रीन हाइड्रोजन के, बल्कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएं। आयातित जीवाश्म ईंधन की निर्भरता में कमी लाना। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना। उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना। इसके अलावा रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर को पैदा करना। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना। तो ये सारे जो हैं उद्देश्य हैं इस स्कीम के। इसके बाद आगे इसमें बात करें, अगस्त 2023 में भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया है। भारत सरकार के अनुसार हरित हाइड्रोजन इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन है जिसमें प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में, यानी कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें 2 किलोग्राम से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना होता हो। ये एक डेफिनेशन है जो कि भारत सरकार के द्वारा दी गई है हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में, ठीक है। चलो, तो इस परिभाषा के दायरे में विद्युत अपघटन आधारित और बायोमास आधारित दोनों प्रकार की हाइड्रोजन उत्पादन विधियां जो हैं उनको शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं भारत के जो विभिन्न लक्ष्य हैं मतलब क्लीन एनर्जी को लेके। तो एक है आपका कि 2047 तक नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि हिंदुस्तान जो है वो एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए, ठीक है। इसके बाद एक और टारगेट ये है कि भारत जो है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर ले। तो ये 2 लक्ष्य हैं 2070 का, जब नेट ज़ीरो एमिशन हिंदुस्तान प्राप्त करे, और 2047 तक हिंदुस्तान जो है एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे वायनाड की, जो कि सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना। केरल में ये मतलब केरल का एक जिला है वायनाड, जहां पर सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला ये देश का पहला जिला बन गया है। अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन, इसके बारे में देखते हैं। ये जो अभियान है इसको केरल का जो वायनाड जिला प्रशासन है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया, और जिससे वायनाड जिला इस मुकाम को हासिल कर सका है। उद्देश्य क्या है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों, जिसमें आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी उपलब्धता हासिल मतलब सुनिश्चित हो पाए, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट हो उनको डिजिटलाइज करना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना, ये एक यहाँ पर इसका काम है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है ये है आपका भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। देश के सबसे बड़े अपशिष्ट उपचार संयंत्र को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया। तिरुपति नगर निगम ने फाइटोरिड तकनीक, इस तकनीक का नाम ज़रूर याद रखिएगा, फाइटोरिड तकनीक। इसका यूज़ होता है वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए, पर आधारित इस संयंत्र को लॉन्च किया। उद्देश्य है तिरुपति स्थित विनायक सागर झील, इसके जल के पुनः उपयोग के लिए इसको लगाया गया, ठीक है। अब इसमें फाइटोरिड तकनीक का यूज़ किया गया जो कि आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए है एक तकनीक, और उसका विकास जो है किसने किया? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने किया है। ये जो फाइटोरिड तकनीक है इसको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा जो सीवेज उपचार संयंत्र है इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। ये एशिया का है। अभी हमने हिंदुस्तान की बात करी थी, अब हम एशिया की बात कर रहे हैं जिसको दिल्ली में लगाया जा रहा है। और ओखला सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण ये ओखला कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। इसके बाद तरल अपशिष्ट यानी कि जो आपका लिक्विड वेस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। इसके तहत वर्षा जल, अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप जो है वो शामिल होता है। इसी को क्या बोला जाता है? सीवेज कहा जाता है। अब इस सीवेज की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरीके के वेस्ट शामिल हैं लिक्विड वेस्ट, जिसमें आपका घरेलू सीवेज है, इंडस्ट्रियल सीवेज है और तूफान सीवेज है, ठीक है। इसमें इसको कैटेगराइज करा गया है। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% जो होता है हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, वाटर वेस्ट सीवेज, वो उसको ही शामिल किया जाता है। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें, बात होगी हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। तो विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी, इसको जो है सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैपेटिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। किसको प्रोवाइड, मतलब किसको जो है सप्लाई की जाएगी सौर एनर्जी? विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी। और इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कॉन्डोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैपेटिव सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। अब ये जो पूरा यहाँ पर लगाया गया है इसके लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी मुंबई, इसके बीच में एक समझौता हुआ है, उस पर समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें बात करेंगे कि केरल जो है ये देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया। जनवरी 2023 में ये मुकाम हासिल करा केरल ने, जब सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू किया गया। 2021 की अगर हम बात करें तब त्रिशूर, जो कि केरल का ही एक जिला है, वहाँ पर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला वो केरल का पहला जिला बना था, त्रिशूर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, यानी कि स्मार्ट। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्कोप को, एम मेन स्ट्रीमिंग को, ए आयुर्वेद को, आर रिसर्च को और टी जो है आपका वो टीचिंग प्रोफेशनल्स को। सो स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? 2 जनवरी 2023 को इसको स्टार्ट किया गया। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत निम्न संस्थानों ने संयुक्त रूप से इसको शुरू किया। इसमें भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय उद्योग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर इस स्मार्ट कार्यक्रम को शुरू करा। उद्देश्य क्या है कि देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। इस पहल के अंतर्गत ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसके अलावा डिस्प्लेडमेडिया, रोमेटा आर्थराइटिस के नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस पर्पस के साथ इसको स्टार्ट किया गया स्मार्ट कार्यक्रम को, ठीक है। सो दोस्तों ये हमारा आखिरी सेशन था, इसमें हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स था, नेशनल करंट अफेयर्स, उसको हमने कवर अप करा है। टोटल अगर आप देखोगे बुक में तकरीबन 36-37 पेजेस के आसपास हैं, जिनको एकदम समराइज करके मात्र 19 पेजेस में फिनिश कर दिया गया है इसको। सो अगर ये PDF आप चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।